हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौधा, जिसे हमारे बागबानी में अचार का पौधा कहा जाता है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत ही कम रख रखाव या फिर लो मेंटेनेंस के साथ बढ़ने वाला यह हमारे बागवानी का एक बहुत ही पॉपुलर या फिर लोकप्रिय पौधा है, क्योंकि इस पौधे को इसकी सुंदर अजीब पत्तियों के कारण हमारी बागवानी में काफ़ी पसंद किया जाता है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम डेलोस्पर्मा एचिनाटम है और आइज़ोएसी परिवार में इन रसीले पौधों की दुनिया भर में लगभग 170 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। मूल रूप से यह पौधे साउथ अफ्रीका के मूल निवासी है। साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप के प्राकृतिक आवास में यह पौधे ग्राउंड कवर के रूप में चट्टानी संरचनाओं के बीच बढ़ते हुए पाए जाते हैं और सामान्य नामों में इस पौधे को अचार का पौधा या फिर बर्फ का पौधा ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण में खुले आवास में मिट्टी और पत्थरों की अच्छी जल निकासी वाली जो प्राकृतिक संरचना होती है, वहाँ यह सेक्युलेंट कैटेगरी का पौधा वेल सर्वाइव करता हुआ पाया जाता है, जहाँ से हमने इसे डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हमारे बागवानी में लाया है। इस पौधे को देखते ही हम इसके आकर्षक पत्तियों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि इस पौधे का फॉलिएज पैटर्न भी काफ़ी यूनिक या फिर अनोखा है। इस पौधे की यह छोटी छोटी ट्यूब्स या फिर कैप्सूल्स जैसी पत्तियां मांसल, मुलायम और हमारे रसोई घर में बनाए हुए अचार के पार्टिकल्स जैसे होने के कारण इसे हमारे बागबानी का अचार का पौधा कहा जाता है। साथ में इस पौधे की पत्तियों पर और तनों के ऊपर जो कुदरती सफ़ेद बाल होते हैं, उन पर सूरज की किरणें पड़ने के बाद वह चमकने वाले हिमलंबों की तरह या फिर छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स की तरह रिफ्लेक्शन देते हैं और इसीलिए इसे आइस प्लांट या फिर बर्फ का पौधा भी कहा जाता है। और खुद के संरक्षण हेतु भी इन पौधों ने इनकी यह शारीरिक बनावट विकसित की है, क्योंकि इन पत्तियों के ऊपर उगने वाले यह सफ़ेद बाल कैक्टस के पौधों की तरह चुभते नहीं, बल्कि काफ़ी मुलायम या फिर सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यह बाल सूरज के परावर्तित किरणों से चमकने के कारण प्राकृतिक आवास में कुछ शाकाहारी प्राणियों को अपने से दूर रखते हैं, क्योंकि कैक्टस के पौधों की तरह चुभने का सिर्फ दिखावटी आभास इस पौधे के बाल निर्माण करते हैं। साथ में हमारे बागबानी में बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ सर्वाइव करने वाला यह पौधा काफ़ी नाजुक किस्म का भी है, क्योंकि इस पौधे को हैंडल करते वक्त थोड़ी सी भी छेड़छाड़ से या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से इसकी पत्तियां टूटकर नीचे गिरने लगती है। जैसे कि हमारे बागबानी के सेडम बुर्रिटो की पत्तियां भी इसी तरह छेड़छाड़ से नीचे गिरने लगती है। इसलिए ज़्यादातर इन पौधों के हैंगिंग्स बास्केट्स को बच्चों की पहुंच से हमें थोड़ा दूर रखना है। साथ में यह नाजुक पत्तियां बीच में से जब टूट जाती है तो इसकी अंदरूनी संरचना ठीक एलोवेरा के गूदे जैसी या फिर पल्प जैसी दिखाई देती है। बस इन पौधों को हैंडल करते समय या फिर इनके गमलों में गुड़ाई वगैरह करते समय बहुत ही सावधानी से या फिर बहुत ही नाजुक तरीके से इन पौधों की हमें केयर करनी है। दोस्तों, इन पौधों की सूरज की रोशनी की ज़रूरत के बारे में देखा जाए तो यह पौधे प्राकृतिक आवास में पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे चट्टानी पथरीली ज़मीन की सतह पर ग्राउंड कवर के रूप में फैलते हैं। साथ में थोड़े से फिल्टर्ड सनराइज में भी यह पौधे बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करते हैं। लेकिन घर के अंदर बहुत शेडी एरियाज़ में इन पौधों को हमें ग्रो नहीं करना है। इसलिए हमारे घर के इंडोर वातावरण में जब हम इन पौधों को ग्रो करते हैं तो इन पौधों के अच्छे विकास के लिए सुबह और शाम की 3 से 4 घंटे की सीधी धूप इन पौधों को मिलनी चाहिए, जिससे रोग या फिर डिजीज़ भी कंट्रोल में रहते हैं। ज़्यादातर यह पौधे हैंगिंग बास्केट्स की पॉपुलर वैरायटी होने के कारण इनके हैंगिंग्स बास्केट्स की मूवमेंट हम सनलाइट पोर्शन अनुसार कर सकते हैं। इस अचार के पौधे की पानी की ज़रूरत भी मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है, क्योंकि यह रसीला वर्ग प्रकार का पौधा होने के कारण इनकी पत्तियां अपने शरीर में पानी का संग्रह या फिर भंडारण करती है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से इस तरह अपने शरीर में पानी का संग्रहण करने वाले पौधे अवर्षण काल में बड़े लंबे समय तक खुद की प्रजाति को जीवित रखने की प्राकृतिक तकनीक अपनाते हैं, क्योंकि इन पौधों के शरीर में संग्रहित किया हुआ जल भंडार बहुत लंबे देर तक इन पौधों को पानी न मिलने पर भी जीवित रखता है। इसलिए हमारे बागबानी में भी इन पौधों के गमलों की मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने पर ही
हमें इन्हें पानी देना है। इन पौधों को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग नहीं करनी है। ओवरहेड वाटरिंग या फिर जल भराव स्थिति से इन पौधों के निचले हिस्से में मतलब ज़्यादा पानी के संपर्क में आने वाली निचली पत्तियां और जड़ों में सड़न पैदा हो जाती है। दोस्तों, ज़्यादातर इंडोर एटमॉस्फेयर के बजाय आउटडोर एटमॉस्फेयर में इस अचार के पौधे पर वसंत ऋतु से लेकर गर्मियों में इस पर डेजी जैसे येलो वाइट कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और मैंने शूट किए हुए इस पौधे पर इस वक्त फ्लावरिंग नहीं है, क्योंकि यह पौधे टोटली इंडोर वातावरण में ग्रो किए हैं। लेकिन सूरज के रोशनी के संपर्क में आने पर जब इस पौधे पर फूल आते हैं तब इस पौधे की सुंदरता में काफ़ी आकर्षक बदलाव होते हैं, क्योंकि इस पौधे पर इसके सुंदर पत्तियों के साथ जब फ्लावर्स आते हैं तब यह पौधा हमारे प्लांट गैलरी में एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करता है। दोस्तों, इस अचार के पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी धीमी गति से होती है और ऊंचाई में भी यह पौधा ग्राउंड कवर के रूप में लगभग 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। लेकिन हैंगिंग्स बास्केट्स में भी पोषण स्थिति अनुसार यह पौधा 1.5 से 2 फीट तक भी नीचे की ओर ट्रेलिंग कर सकता है। हमारी बागबानी में भी यह पौधा मिट्टी में अवेलेबल न्यूट्रिशन पर भी अपना काफ़ी अच्छा विकास कर सकता है, क्योंकि यह अचार का पौधा काफ़ी लो मेंटेनेंस में ग्रो होता है, इसलिए यह ज़्यादा पोषण मूल्यों की मांग भी नहीं करता। बस हमारे बागबानी में इसकी मिट्टी हमें बेसिक पॉटिंग मिक्सचर के साथ वेल ड्रेन बनानी है और पॉटिंग मिक्सचर के बेस में किसी भी ऑर्गेनिक खाद का एक हिस्सा होना चाहिए और चाहे तो महीने में एक बार कोई भी NPK बेस्ड तरल उर्वरक हम इन पौधों को दे सकते हैं। साथ में इस पौधे को कटिंग या प्रूनिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर इस पौधे की सुंदरता बनाए रखने के लिए हम इनके डेड लीव्स को या फिर डेड स्टेम्स को प्लांट से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, अध्ययन में इस पौधे के बॉडी पार्ट्स में कोई भी विषाक्त तत्व नहीं पाए गए हैं, इसलिए यह पौधा हमारे लिए और हमारे पालतू जानवरों के लिए भी गैर विषैला है। इस पौधे के स्टेम कटिंग से लगभग साल भर हम इनके नए बेबी प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। कटिंग्स के नोड्स पर 10 से 15 दिनों में नए रूट्स निकल आते हैं। साथ में इस अचार के एक मैच्योर पौधे से अगर इसके बीज आपको मिल जाते हैं तो उससे भी बहुत आसानी से इस पौधे को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। बस इनके बीजों से इन पौधों को प्रोपेगेट करने के लिए यह खबरदारी हमें लेनी है कि इनके बीजों को मिट्टी के अंदर हमें नहीं दबाना है, बल्कि मिट्टी की सतह पर इनके बीजों को हमें बिछा देना है, क्योंकि इस अचार के पौधे को जर्मिनेट या फिर अंकुरित होने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसलिए इनके बीजों को ज़मीन के अंदर गाड़ देने से या फिर ढकने से अंकुरण प्रोसेस में बाधाएं आती है। महज 12 से 15 दिनों में इनके बीज अंकुरित हो जाते हैं। सजावट के तौर पर इन पौधों के लिए हैंगिंग्स बास्केट्स एक बढ़िया या फिर अच्छा विकल्प है। साथ में डिश गार्डन में टेरारियम में इन पौधों को हम सजावट के तौर पर ग्रो कर सकते हैं। हमारे बगीचे के आउटडोर पोर्शन में भी गार्डन बेड्स पर ग्राउंड कवर के रूप में इन पौधों को हम डेकोरेटिव या फिर लैंडस्केपिंग पर्पज़ के लिए ग्रो कर सकते हैं। बस यह अचार का पौधा नाजुक किस्म का होने के कारण हम जहाँ भी इसे ग्रो करते हैं वहाँ इन पौधों के साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर छेड़छाड़ ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यह पौधा थोड़ी धीमी गति से बढ़ता है, इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में अच्छी देखभाल के साथ बड़े लंबे समय तक इस सुंदर पत्तियों वाले अचार के पौधे को ग्रो करने का आनंद हम ले सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस अचार के पौधे की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।